वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय विज्ञान शिक्षण को। आपकी परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा गया है, जो कि सारी किताब का निचोड़ होगा और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में मिल जाएगी, जिसमें आपको संपूर्ण पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा सारे वीडियो की पीडीएफ इसमें मिलती है। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उससे आप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जुड़ सकते हैं। डीएलएड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डीएलएड के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वर्ण विक्षेपण क्या है। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2017 में भी पूछा गया था। अगर बात करेंगे वर्ण विक्षेपण की, तो इसके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों बैगनी हो गया, आपका जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल से मिलकर बना होता है। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। फ्रेंड ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ भी हम उपलब्ध करा देंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर दाब की बात करेंगे तो इसका क्वेश्चन मैं पहले करा भी चुका हूं, फिर देख लेते हैं। इसका जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन इसे पास्कल कहते हैं। इसे पास्कल कहते हैं, यानी कि पास्कल से भी इसे व्यक्त करते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कोल गैस क्या होती है। अगर बात करेंगे कोल गैस की, तो क्या होती है, ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, ये जो गैसें आपकी दी हैं इन्हीं का मिश्रण है। क्या, कोल गैस। जैसे कि आपका हाइड्रोजन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है। आगे देख लेते हैं। कोल गैस ईंधन एवं उत्प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है। किसके रूप में, प्रदीपक या ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित आश्रम तत्व हाइड्रोकार्बन, जैसे कि आपका एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, कि जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप ध्यान से ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान से, तो आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है। अगर बात करेंगे रेल की पटरियों के बीच, जान लेते हैं क्यों जगह छोड़ी जाती है। रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आयाम से क्या अभिप्राय है। अगर बात करेंगे आयाम की, ये भी क्वेश्चन आपका हम पहले करा चुके हैं, लेकिन हम संपूर्ण वीडियो में लेकर आए हैं, इसलिए आपको दोबारा से कराएंगे। कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है प्रकुंचन दाब क्या है। बात करेंगे अगर प्रकुंचन दाब की, तो क्या होता है, हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शीतलन के समय कम होता है। इसे रक्त दाब बीपी कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका क्या होता है, प्रकुंचन दाब होता है। यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है, जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। कैसी सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। कौन सी, प्रकुंचन दाब वाली जो है ऊपरी सीमा है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन का इसी का ऑप्शन एक हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा, शीतलन दाब हो जाएगा। पहला था प्रकुंचन दाब, दूसरा हो जाएगा शीतलन दाब। ये हो जाएगा, ये रक्त दाब की निचली सीमा है। जो ऊपर वाला ऑप्शन है प्रकुंचन वाला, वह ऊपरी सीमा है, जो हृदय शीतलन की अवस्था प्रदर्शित करती है। चलेंगे अपने फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो आपके है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आपका आंसर से स्टार्ट होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसा कि आपको पता है कि हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देख लेते हैं। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में इस प्रकार आ जाते हैं
कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की प्रछाया पृथ्वी पर पड़ती है। यानी कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच क्या चंद्रमा आ जाता है। यानी कि आपकी पृथ्वी ये हो गई, आपका सूर्य ये होगा, लेकिन उसके बीच में आपका चंद्रमा आ जाता है। यानी कि सूर्य की पूर्ण रोशनी नहीं पहुंच पाती है, लेकिन चंद्रमा की प्रछाया पृथ्वी पर पड़ती है, तभी आपका क्या सूर्य ग्रहण पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बनती है पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता। यानी कि जहां पर ये जो सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, वहां पर आपका जब पृथ्वी का भाग होगा, यानी कि इसमें सेकंड दिया है, यहां पर आपकी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। कब होता है? ये अमावस्या को होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, मानव कान किस सीमा के बीच आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। जो मानव कान की अगर बात करेंगे किस आवृत्ति को सुन सकता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है? 1 कंपन प्रति सेकेंड होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। अगर बात करेंगे रेगिस्तान के जहाज की, तो आपको पता होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तान का जहाज जो होता है क्या ऊंट होता है, क्योंकि कि रेगिस्तान में जो है ऊंट बहुत आसानी से चल सकता है। माल ढुलाई वगैरह सब रेगिस्तान में ऊंट द्वारा ही की जाती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जीवाणु से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। एंटीबायोटिक दवाओं के क्वेश्चन ये पिछली बार आया था, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि आपका दी है टेरामाइसिन हो गई, क्लोरोमाइसिटिन हो गया, आदि विभिन्न एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये हो गई। यानी कि इसमें से आप 1 या 2 याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र नाम लिखिए। यानी कि जो आपका आदर्श रक्तदाब यानी कि सामान्य रक्तदाब या आपका जो ब्लड प्रेशर है, अगर डॉक्टर के पास जाए वो बताया बिल्कुल सही है, यानी कि किसके बीच होना चाहिए, तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा 120 और कम हो जाएगा 80। यानी कि 80 से 120 के बीच जो होता है हमारा क्या स्वस्थ वायुदाब यानी नहीं रक्तदाब होता है। यानी कि स्वस्थ जो रक्तदाब हमारा होता है बीपी होती है 80 से 120 होती है। प्रकुंचन दाब 120 होता है, चितलन दाब 180। यानी कि जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है, ऊपरी सीमा जो होती है कितना होता है 120, और जो निचली सीमा आपकी होती है 80 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके उसमें दिखाता है। आगे देख लेते हैं, रक्तदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फैग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फैग्नोमीटर कहते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुआग्राह है। देख लेते हैं, मानो एक कान निश्चित सीमा के बीच सीधे आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। यह सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। जैसा कि आपको ऊपर अभी बता चुका हूं, आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकेंड हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। क्यों उठने लगता है, इसके बारे में जान लेते हैं। वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए उठने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण गुब्बारा उड़ने लगता है। यानी कि जो इसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है वो किससे हल्की होती है? जो सामान्य वायुमंडल में उपस्थित होती है उससे हल्की होती है, इसलिए गुब्बारा हमारा उड़ जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए इस चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष जो हो दूर करने के लिए, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है? किसमें? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि से आपका क्या अभिप्राय है। अगर बात करेंगे ध्वनि की तो देख लेते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न करके मस्तिष्क में पहुंचती है। इस प्रकार हम ध्वनि को महसूस करते हैं। अतः ध्वनि एक प्रकार की संवेदना है। क्या है? संवेदना है। किसी वस्तु में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसको ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्तकाल को बताना है। आवर्तकाल क्या होता है? यानी कि पीरियोडिक टाइम टेबल, जो आपका पीरियोडिक टाइम होता है, क्या होता है? यह निश्चित समयांतर में जिसमें आवर्त गति करने वाली वस्तु उस बिंदु पर उस दिशा में जाने वाली स्थिति में पुनः आ जाती है, आवर्तकाल कहलाती है। यानी कि कोई एक बिंदु दोलन लटकाया गया है, उसको एक जगह से छोड़ा गया, पुनः उसी जगह पर जब आ जाता है तो हमारा क्या होता है? एक आवर्तकाल हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे टी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो आपका है सेकेंड होता है, क्योंकि इसमें समय की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारा आवर्तकाल का मतलब समय हो गया, इसलिए इसमें जो मात्रक है सेकेंड होता है। दूसरे शब्दों में कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय उसके कंपन का आवर्तकाल कहलाता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे। तरंग गति में समान कला में दोलन करने वाले दो क्रमांकित कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे अक्षर क्या है? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंग वेग को b से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते हैं, और तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हमारा फार्मूला होता है b बराबर n लैम्डा, या v बराबर लैम्डा बटे t, या फिर हम लैम्डा बराबर b बटे t भी लिख सकते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है, तरंग के प्रकार बताइए। अगर बात करेंगे तरंगों के प्रकारों की तो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी एक हो जाएगी यांत्रिक तरंगे आपकी हो जाएंगी, और दूसरी आपकी है अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। इसको आप देख सकते हैं। देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं आंतरिक तरंगों के बारे में। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम अति आवश्यक है, यांत्रिक तरंगे अथवा प्रत्यास्थ तरंगे कहलाती हैं। इसको हम प्रत्यास्थ तरंगे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा प्रत्यास्थ तरंगे बताइए, तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि यांत्रिक तरंगों का आपको परिभाषा बतानी है। अथवा वे तरंगे जो किसी ठोस द्रव अथवा गैस पदार्थों के कणों को दोलनों द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा आगे बढ़ती हैं, आंतरिक तरंगे अथवा प्रत्यास्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे वायु में ध्वनि तरंगे, जल में गिरे पत्थर के कारण उत्पन्न तरंगे, यानी कि आप जल में पत्थर को फेंकिए, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं? वो हमारी आंतरिक तरंगे होती हैं। रस्सी में दोलनों के कारण उत्पन्न तरंगे, यानी कि रस्सी में अगर दोलन हो रहा है तब भी आंतरिक तरंगे जो हैं उत्पन्न होती हैं। माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा आधार पर यांत्रिक दो प्रकार की होती हैं। इनके दो प्रकार देख लेते हैं। इनके दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? पहला प्रकार आपका है अनुप्रस्थ होता है, दूसरा हो जाएगा अनुदैर्घ्य। देख लेते हैं अनुप्रस्थ के बारे में। जब किसी तरंग में माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर कंपन करते हैं, तो उत्पन्न सुरंग जो तरंग है, उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तरंगे संग तथा गर्त के मिलने से बनती हैं। जब तालाब के जल में पत्थर फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। जो कि आपको उदाहरण दिया गया था तालाब में पत्थर फेंकने वाला, वो आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत। तालाब में पत्थर फेंकने के उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगे उठे हुए भाग को सुरंग तथा दबे हुए भाग को गर्त तरंगे कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपने पत्थर फेंका तो आपने देखा होगा एक पार्ट जो है उठ जाता है, लाइन जैसा एक नीचे रहता है। जो नीचे वाला है आपका गर्त हो जाएगा, उठा वाला आपका क्या हो जाएगा? क्रेस्ट हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन तो इसी को पहले अनुदैर्घ्य भी देख लेते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब किसी तरंग से माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में कंपन हो करते हैं तो उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। तरंगे संपीड़न एवं विरलों के मिलने से बनती हैं। किससे? संपीड़न विरलों से बनती हैं। विरलों से जब स्वरित को कंपन कराते हैं तो स्वरित भुजाएं बाहर की ओर आ जाती हैं, तो संपीड़न तथा भुजाएं अंदर की ओर जाती हैं जो विरलन उत्पन्न करती हैं। चलते हैं आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ध्वनि की चाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर बात करेंगे ध्वनि की चाल की तो इसका फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय, अथवा दूरी बराबर चाल गुणे समय इसका फार्मूला
हो जाएगा। चलते हैं, देख लेते हैं परिभाषा को। ध्वनि किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव और गैस में संचरित हो जा सकती है। यानी कि जो ध्वनि है आपकी ठोस में भी संचरित हो सकती है, द्रव में भी हो जाए, गैस में हो जाएगी, लेकिन किस में नहीं होती है? निर्वात में नहीं होती है, क्योंकि निर्वात में आपको ध्वनि यानी कि बातचीत जो है निर्वात में आप नहीं कर सकते। ध्वनि संचरण निर्वात में संभव नहीं है। निर्वात का मतलब क्या हो जाएगा? आप अगर अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां पर निर्वात होता है, वहां पर अगर बात करेंगे तो एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगा। 1 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी को ध्वनि की चाल कहते हैं। ध्वनि की चाल जो आपकी है फार्मूला हो जाएगा दूरी बटे समय अथवा दूरी बराबर चाल में गुणे समय। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक तथा गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाता है, ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठोस, द्रव, गैस ऐसे, और इसमें से कोई नहीं, तो आपको इसमें आपको बताना पड़ेगा। जिन ग्रहों में वायुमंडल नहीं है वहां पर ध्वनि की चाल शून्य होगी, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं होगा तो निर्वात होगा, और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य ही होती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किसी प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए। यानी कि आपको किसी प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाना है और उसको लेबल करना है। पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है। यह अपने ठंडल के पुष्पासन पर लगा रहता है, इसे पुष्प वृत्त कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है, जो कि हरी पत्तियों निर्वृत्त में ढकी रहती हैं। इन पत्तियों को ब्रहा पुट चक्र कहते हैं। प्राकृतिक पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं, देख लेते हैं। जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं, 4 अंग चक्रों में लगे रहते हैं। इन अंगों के प्रत्येक भाग को पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में से नीचे 2 चक्र सहायक तथा ऊपर के 2 चक्र ब्रहापुट कहलाते हैं। देख लेते हैं इस चित्र को, आप देख लीजिएगा। अगर आपको चित्र बनाने को आ गया तो आप इसका चित्र बना सकते हैं और ये भी समझा सकते हैं कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका पुतंतु हो गया और ये आपका पुंकेसर दिया है और ये आपका जांग दिया है। ठीक है, उसमें एरो करके आपको दिखा सकते हैं उसको। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी भुजा हो गई, ये नखर हो गया, और ये आपका दलपुंज दिया है, ये आपका बाह्य दलपुंज हो गया, ये आपका पुष्पाक्ष हो गया, ये पुष्प व्रंथ हो गया। और इसी के अंदर के जो पार्ट कुछ दिए हैं आप देख सकते हैं। पुष्प के अंदर के कुछ पार्ट हैं, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। इसका अंदर का पार्ट एक आपका हो गया वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गई, पुष्पासन हो गया, ये आपका अंडाशय होता है, ये पुष्प व्रंथ होता है। इसके अलावा आप इसका जहां पर उसका बीज बनता है उसके अंदर देख सकते हैं, बीज अंडासन हो गया, बेशम हो गया, आवासी पट हो गया, बीजांड हो गया, ये आपके पुमंग दिए हुए हैं। इसको आप ध्यान से पीडीएफ में भी देख सकते हैं, आप इसको ध्यान से बना सकते हैं। आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसी का क्वेश्चन के प्रकार पहले देख लेते हैं, पुष्प के भाग को देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके भाग को देख लेते हैं। पहला इसमें दिया होता है वहादलपुंज। वहादलपुंज के बारे में जान लेते हैं। वहादलपुंज पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। रंगहीन वहादलपुंज दलपुंज का भी कार्य करते हैं। कभी कभी ये फलों के प्रकीर्णन में भी सहायता देते हैं। रे रोमदार रचना में बदल जाते हैं, तब इन्हें रोम गुच्छक कहते हैं। अब बात करेंगे दलपुंज की, यानी कि कोरोला की बात करेंगे तो यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। किसको? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। हरा दल पुंज भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। यह पुंकेसर तथा अंडप की रक्षा करते हैं। किसकी? अंडप और पुंकेसर की रक्षा करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका कार्य परागण उत्पन्न करना है। किसका? पुमंग का कार्य जो है परागण उत्पन्न करता है। और जाएं की अगर बात करेंगे, स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागणों को ग्रहण करना है। वर्तिका का कार्य जो आपका है पराग नली को अंडाशय तक पहुंचाना ही इसका कार्य किसका है? जायंग का कार्य है। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। बात करेंगे प्रतिध्वनि को। प्रतिध्वनि का मतलब होता है अगर आप कोई ध्वनि कर रहे हो टकरा कर वापस आ जाए, उसका मतलब ही प्रतिध्वनि होता है। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। और आपको किताब यानी कि किताबी भाषा को आपको पेपर में नहीं लिखना है, उसका आंसर देख के पढ़कर अपनी भाषा में बनाकर अपने तरीके से लिखना है। अगर आपने किताबी कीड़ा के हिसाब से उसका आंसर लिख दिया तो आपका जो नंबर है अच्छे नहीं मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। किसी तल से परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि किसी तल से, यानी कि आप जैसे बोल रहे हैं उस ध्वनि को तल से टकराकर वापस आ जाए, उसी ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत परावर्तित तल के बीच की दूरी कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि में किसी का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज रिवर्सेशन जिसे बोलते हैं रिवर्वेशन, ठीक है, उसका क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। यानी कि जैसे कि आप पहाड़ों वगैरह में चिल्लाओ तो वो बार बार आपकी ध्वनि वापस आएगी। चलेंगे अपने अगले
अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, ऊष्मा का मात्रक बताइए। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है उसको बताना है और ऊष्मा से क्या समझते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके किसी वस्तु में होने वा गर्म प्रतीत होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु गर्म है यानी कि तो उसमें क्या है, ऊष्मा है। ऊष्मा होगी तभी तो गर्म होती है ना, तथा निकल जाने पर वस्तु ठंडी प्रतीत होती है तो उसमें ऊष्मा खत्म हो जाएगी। ऊष्मा का एमकेएस में पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है। व्यवहारिक मात्रक कैलोरी तथा किलो कैलोरी होता है। अगर बात करेंगे एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल होता है। कितना होता है, 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक कैलोरी से आप क्या समझते हैं। अगर बात करेंगे एक कैलोरी की तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक कैलोरी ऊष्मा वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, इसका देख लेते हैं। 1 किलो कैलोरी के बारे में जान लेते हैं। 1 किलोग्राम शुद्ध पानी का ताप जो है 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। अब जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा को क्या कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जान लेते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसका एसआई मात्रा अगर बात करेंगे तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होती है या 4.1 10³ जूल प्रति किलोग्राम सेल्सियस होता है। इसको आप याद कर सकते हैं। इसका क्या मान होता है, 4.2 10⁻3। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है खनिज पदार्थ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। खनिज पदार्थ क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। पृथ्वी के भूपटल का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों और यौगिकों से हुआ है। प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्टज, अब्रक, माइका, हेमेटाइट तथा ग्रेनाइट आदि खनिज पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के गर्भ में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। खनिज जैसे चूना पत्थर हो गया, लाइमस्टोन का निर्माण जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के गठन के फलस्वरूप होता है। पृथ्वी के अधिक गहराई में उच्च ताप और दाब के कारण एक खनिज दूसरे खनिज में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हो गया, आप देख सकते हैं सेल से सलेट बनते हैं, चूना पत्थर से संगमरमर आपका मार्बल भी बनता है, ठीक है, बलुआ पत्थर, ठीक है, से क्वार्टेजाइट और आदि बन जाता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके जो प्रकार आप देख लेते हैं, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख सकते हैं इसी प्रकार कार्बन से बना ग्रेफाइट भी अधिक ताप एवं दाब के कारण हीरा में परिवर्तित हो जाता है। खनिज मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया धात्विक खनिज, खनिज ईंधन हो गया, अधात्विक खनिज हो गया। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। आगे आपको दिया है खाद्य पदार्थों का रख रखाव प्रिजर्वेशन किस प्रकार किया जा सकता है। अगर बात करें खाद्य पदार्थों को, यानी कि खाद्य पदार्थों को जैसे कि अब बहुत दिन तक कैसे चला सकते हैं, इसका मतलब ये है अगर खाना है या कुछ भी है, साग सब्जी है, इसको ज़्यादा समय तक चलाने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका दूध हो गया, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली आपकी एक विधि होती है कैनिंग विधि। पूछा जा सकता है कैनिंग से आप क्या समझते हैं, कैनिंग विधि में क्या होता है, इसका आपको उदाहरण बताना है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। देख लेते हैं। डिब्बी में बंद खाद्य पदार्थ आमतौर पर खाने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसको भाप द्वारा 15 पाउंड दाब पर करीब 15 से 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। इस क्रिया में तापमान 121 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसमें सभी जीवाणु तथा उनके स्पोर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि पहली हो गई कैनिंग विधि। अब जानेंगे पाश्चरीकरण विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। पाश्चरीकरण की विधि के बारे में देख लेते हैं क्या होती है। इसका प्रयोग लुईस पाश्चर ने किया था। इसमें दूध को लगभग कितने डिग्री पर, 62 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। फिर क्या दिया, या 71.60 डिग्री पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। इसमें दूध में साधारण रूप से मिलने वाले टाइफाइड व क्षय रोग आदि के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो टाइफाइड के जीवाणु हैं या क्षय रोग के हैं वो नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि द्वारा एंडोस्पोर बनाने वाले जीवाणु नष्ट नहीं होते। यानी कि एंडोस्पोर बनाने वाले जो जीवाणु हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कम ताप पर संचय, यानी कि कम ताप पर लो टेम्परेचर पर स्टोरेज कर सकते हैं। देख लेते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों को फ्रिज या फ्रीजर में कम ताप पर रखा जाता है। यानी कि जैसे कि आपके घर में फ्रिज होगी, किसी भी चीज़ को अच्छा रखने के लिए तो आप फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। ये हमारा कम ताप पर संचय हो गया, जिसमें भी अधिक समय तक खाने योग्य रह सकें। कम ताप
पर जीवाणु मरते तो नहीं है, परंतु उनकी उपापचयी क्रियाएं, वृद्धि आदि पूर्ण रूप से रुक जाती है। यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है, जिससे वो चीजें हैं वो खराब नहीं होती हैं। इस विधि से अंडे, मांस, मछली, फल, सब्जियां, फलों का रस आदि का प्रिजर्वेशन किया जाता है। फल, अंडे, मांस, फलों का रस को लंबे समय तक बहुत कम ताप पर -10 डिग्री से लेके -18 डिग्री सेल्सियस पर शीत संग्रहागार में सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जानेंगे जो आपकी हो गई निर्जलीकरण विधि के बारे में जान लेते हैं। इस विधि के बारे में देखते हैं। निर्जलीकरण की क्रिया धूप या हवा में सुखाकर या ऊष्मा देकर की जाती है। खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, फल, सब्जी आदि का पानी निकाल जाने पर वे अधिक समय तक सुरक्षित रह सकते हैं तथा जीवाणु उनको सुगमता से दूषित नहीं कर सकता है। चलेंगे अपनी नेक्स्ट विधि पर। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग। देख लेते हैं इसके बारे में। अचार तथा मुरब्बा। अचार मुरब्बा में अधिक मात्रा में नमक तथा चीनी डालने में से जीवाणु व कवक आदि का जीव द्रव संकुचन हो जाता है, जिसमें वे पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। यदि अचार में नमक तथा मुरब्बे में चीनी की मात्रा कम हो तो जीवाणु व कवक बहुत तेजी के साथ इन पर वृद्धि करते हैं और वे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते हैं। आजकल कुछ रासायनिक पदार्थ भी प्रिजर्वेटिव्स की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं। उनमें से आपके जैसे कि हो गया बेंजोइक अम्ल हो गया, सोर्बिक अम्ल हो गया तथा इसके बारे में आप जान सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजुआ के सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर बात करेंगे प्रोटोजुआ की तो इसके आप लक्षण देख सकते हैं। अगर हम सारे क्वेश्चन एक एक बारी से बताएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन की हम पूरी पीडीएफ डाल देंगे, आप पीडीएफ में देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस को समझाइए, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको देख लेते हैं। वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के दो उपकोशीय संरचना वाले परजीवी हैं। कौन से परजीवी हैं? न्यूक्लिक अम्ल के उपकोशीय संरचना वाले परजीवी हैं। वे बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात इनका पता चला है। यानी कि हम वायरस को किसके द्वारा देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं। जीवित तंत्र के बाहर इन्हें क्रिस्टलीय रूप में संचित किया जा सकता है। इनके अध्ययन के लिए विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी की स्थापना की गई। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित वायरस जनित रोगों का पता लगाया गया। देख लेते हैं कौन कौन से इसमें दिए हैं। पहला आपका जो है देख लेते हैं ल्योफोर तथा फ्राश। ये कौन है? ने जर्मनी के पशुओं में खुरपका मुखपका रोग पता लगाया। यानी कि ये वैज्ञानिक हैं। ल्योफ्लोर तथा फ्राश एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पता क्या लगाया है? जर्मनी के पशुओं में खुरपका मुखपका रोग का पता लगाया था। कब? 1897 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वाल्टर रीड। वाल्टर रीड ने क्या पता किया था? 1902 में ने क्यूबा में मनुष्य के पीत ज्वर वायरस की खोज की थी। किसकी? येलो फीवर वायरस की इन्होंने खोज की थी। देख लेते हैं लैंड स्टीनर तथा पोपर ने क्या खोजा था? 1909 ईस्वी में पोलियो वायरस, यानी कि जो पोलियो आपके यहाँ पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, किसने खोज की थी? लैंड स्टीनर ने खोज की थी तथा पोपर ने। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। पेटन राउस। पेटन राउस ने 1990 में मुर्गी में कैंसर का रोग पता लगाया था। किसमें? मुर्गी में। अब बात करेंगे ट्वाट की। एक ट्वाट भी एक वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ट्वाट ने पता लगाया था तथा डी हैरल। ट्वाट तथा डी हैरल दो वैज्ञानिक थे, ने बैक्टीरिया फेज की खोज की। इन फेज भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें फेज भी कहते हैं। इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, ये थोड़ा मोटा हो गया है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत संक्षेप में समझाइए। बात करेंगे अगर रॉकेट के उड़ने के सिद्धांत के बारे में तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जमाकर गैस उत्पन्न की जाती है। कैसे? रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जमाकर गैस उत्पन्न की जाती है। गैस के द्वारा ही चलता है, जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है। यह गैस रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रॉकेट ऊपर उठ जाता है। गैस के जेट का वेग जितना अधिक होता है, रॉकेट भी ऊपर की ओर उतना ही अधिक वेग से उठता है। रॉकेट की रचना के बारे में देख लेते हैं। रॉकेट की रचना आप पीडीएफ में देख सकते हैं, क्योंकि इसकी हम जो पीडीएफ है बिल्कुल आपको बहुत तुरंत डाल देंगे। न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम के बारे में आपको बताना है। न्यूटन के गति विषयक नियम में से एक नियम पक्का आएगा, क्योंकि बहुत बार ये नियम आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2017 में आया था। कभी कभी तीनों भी पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी आपको पूछा जाएगा द्वितीय बताइए, तीसरा बताइए, पहला बताइए। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, संक्षेप में इसके बारे में देख लेते हैं।
इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वस्तु जो है विरामावस्था में बनी रहेगी, यानी कि इस नियम के अनुसार यानी कोई वस्तु है विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी और गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बहाव बल ना लगाया जाए। तो यदि वह एक सरल रेखा में है, एक समान वेग से चल रही तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बहाव बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसे गैलीलियो का जड़त्व नियम तथा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि अगर मैंने कोई चीज़ है जैसे फेंक दी या गेंद फेंक दी, वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि उस पर भाई घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल के अलावा गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है जो उसको रोकने का प्रयास बार बार कर रहा है। चलते हैं, देख लेते हैं इसके उदाहरण को। इसका उदाहरण हो जाएगा, यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बहाव बल कोई बल ना लगाकर उसे हटा ना दिया जाए। जैसे कि कोई वस्तु है जिस पर रखी है तो उसमें तो वह वस्तु तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। चलते हैं, देख लेते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम के बारे में देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि आपका हो जाएगा F प्रोपोर्शनल M इंटू ए या F बराबर K इंटू M इंटू ए। जो आपका K है हमारा नियतांक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर K नहीं था। प्रोपोर्शनल हटाकर हटाएंगे तो हमारा K यहाँ पर आ जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा K इंटू एम ए। ये हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। इसे ही न्यूटन का गति विषयक का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसके उदाहरण को। जैसे कि उदाहरण हो जाएगा, क्रिकेट की गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है? अगर क्रिकेट की कोई गेंद आ रही है, अगर खिलाड़ी उसको अपनी तरफ खींच लेता है तो उसका बल है जो कम लगता है उसके ऊपर, जिससे उसके हाथों में गेंद का जो बोझ है या बल है ज़्यादा देर नहीं लगता है, जिससे उसको कम दर्द होता है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम आपको बताना है। तृतीय नियम के बारे में देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे कि आप चल रहे हैं, अगर कोई पैर है आप जमीन में मारेंगे तो आपको लगता है, क्योंकि जो जमीन है आपको भी बल लगा रही, उतना जितना आपने पटका है उतनी तेज आप पर भी बल लगा। तो यही हमारा हो गया तृतीय नियम, जैसा कि इसमें दिया है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको हम कहते हैं। इन दोनों बलों में से एक क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि देख लेते हैं, तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे धकेलता है। जैसे कि आप तैरेंगे पानी पीछे धकेलेंगे लेकिन पानी आपको आगे धकेलता है, परिणाम स्वरूप जल मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है। दूसरा देख लेते हैं, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी को आगे बढ़ जाती है। जैसे कि आप ही चलते हैं, देख लीजिए पैर को जैसे कि आप दबा के रखते हैं, जो कि आपको लिए आगे के लिए बढ़ाने के लिए अग्रसर करता है। चलते हैं, देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, निद्रव दाबमापी का वर्णन आपको करना है। देख लेते हैं, निद्रव दाबमापी के वायुदाब करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह ढक्कन पतली लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या ऊपर उठ जाती है। इससे लगे लीवर में एक संकेतक जिसे पॉइंटर बोलते हैं जुड़ा होता है, जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक देता है। निद्रव दाबमापी घड़ी की आकृति का होता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः इसे सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। जीव जगत से आपका क्या अभिप्राय है इसके बारे में आपको बताना है। जीव जगत की अगर बात करेंगे तो इसके जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं, जैसा कि आपका एक कोशिकीय जीव हो गया, बहुकोशिकीय जीव, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समस्त जीवधारियों का संसार जीव जगत कहलाता है। यानी कि जैसा कि हम लोग सारे के सब लोग हो गए, ये सारे क्या हैं? जीवधारी तो हैं। ये सभी तो क्या हो गए? पूरे जगत के जीवधारी हो गए। इसमें सजीव वस्तुएं जैसे कि हो गए, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हो गए का अध्ययन किया जाता है। जीव जगत को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस वर्ग के जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है। जैसे कि आपका हो जाएगा जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोसोम हो गया और पैरामीशियम हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें सभी की जो जीव की कोशिकी होती है एक कोशिकी होती है, और बहुकोशिकी की अगर बात करेंगे, इस वर्ग के जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं में से मिलकर बना होता है। इन जीवों को आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि आपका मक्खी हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा,
केंचुआ हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, कुकुरमुत्ता हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, इसके अंतर्गत मनुष्य भी आ जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है ईंधन के कितने प्रकार होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, जान लेते हैं। जैसे कि आपका घरेलू ईंधन हो गया, उसमें आप क्या करते हैं, घरेलू ईंधन होगा लकड़ी, कोयला हो गया, कैरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे कि एलपीजी सिलेंडर होता है जिसमें आप घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपके हो गए। बात करेंगे औद्योगिक ईंधन की, जैसे कि औद्योगिक माला, जैसे आपकी बाइक का पेट्रोल हो गया, गाड़ी का पेट्रोल हो गया, हेलीकॉप्टर का भी पेट्रोल आता है, या जैसे कि आपका डीजल हो गया, नेफ्ता हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस जैसे कि सीएनजी हो गई, वो भी गाड़ियों को चलाने में आवश्यकता होती है, आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। बात करेंगे इंजन ईंधन की, तो आपका जैसे इंजन ईंधन जो होता है कौन कौन से हो गए आपके, जैसे पेट्रोल भी इंजन पड़ता है, डीजल भी पड़ता है, मिट्टी का तेल भी पड़ता है, विभिन्न प्रकार के इंजनों में प्रयुक्त इंजन ईंधन है। ठीक है, चल लेते हैं अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। रॉकेट ईंधन क्या है? रॉकेट ईंधन की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या पड़ता है, इसमें पड़ता है आपका मेथिल हाइड्रोजन पड़ता है, द्रवित हाइड्रोजन पड़ता है, आदि के जेट रॉकेट एवं मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन है। अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लड़की लिखा है लेकिन लकड़ी है, लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बनिक यौगिकों के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन के जैविक स्रोत से जब समाप्त हो रहे हैं, इनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जो आपके हैं, सौर ऊर्जा आपका हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, आदि का भी ईंधन के वैकल्पिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को समझाइए। देख लेते हैं, 19वीं शताब्दी के आरंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। देख लेते हैं दो वर्ग कौन कौन से हैं। जंतुओं और वनस्पतियों में जीवधारियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थ, चट्टानों, भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, चीनी आपका हो गया, यूरिया हो गया, अल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक यौगिकों के वर्ग में तथा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक कार्बनिक यौगिकों के वर्ग में रखे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।